हमारा पर्यावरण कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 15 है। ये सीबीएसई के टर्म 2 सिलेबस में आता है और सैम्पल पेपर के हिसाब से ये चैप्टर कम से कम 5 नंबर का पेपर में आएगा। आज हम इस चैप्टर का एक रिवीजन करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। तो हम अपने आसपास अगर नज़र डालें तो हमें बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आते हैं, जीव जंतु नज़र आते हैं, मानव या मनुष्य नज़र आते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनको भौतिक कारक कहा जाता है, जैसे हवा, सूरज की रोशनी, पानी, पर्यावरण, तापमान, मिट्टी आदि। ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव और जितने भी भौतिक कारक हैं, ये सभी मिलकर पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो आपके पारितंत्र का एक हिस्सा है। तो पारितंत्र के अंदर दो प्रकार के कारक या दो प्रकार के घटक हो सकते हैं, जिनमें पहले को हम कह सकते हैं जैव घटक और दूसरे को कह सकते हैं अजैव घटक। जैव घटक वो घटक होते हैं जो जीवित हैं, जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि। और अजैव घटक में जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो हमने भौतिक कारक बताए थे, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि, ये सभी अजैव घटक में आते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक या संघटक कह सकते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। इसके अलावा पारितंत्र जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं और प्रकृति ने बनाए हैं, मानव का उसमें कोई योगदान नहीं है, उनको हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, जैसे कि कोई प्राकृतिक झील है, तालाब है आदि। वहीं कृत्रिम पारितंत्र होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि बगीचा और खेत। बगीचे और खेत में मानव अपने हिसाब से फसल या जो पेड़ पौधे हैं वो लगाते हैं और उनमें जो पारितंत्र बनता है वो एक कृत्रिम पारितंत्र बनता है। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसके बाद जो जैव घटक हैं, जो हमारे पारितंत्र के अंदर जो जैव घटक हैं, उनको हम फर्दर 3 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है उसको उत्पादक कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उत्पादक, जो खुद बनाए। इसमें पौधे और स्वपोषी जीव आते हैं। पौधे और स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो इसमें सारे वो जीव आते हैं। दूसरे होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता वो जीव होते हैं जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है। और उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, ये 4 प्रकार के जीव हो सकते हैं। शाकाहारी जीव वो होते हैं जो डायरेक्टली पौधों पर निर्भर करते हैं और पादप उत्पाद ही खाते हैं, पेड़ पौधों की वस्तुएं ही खाते हैं। मांसाहारी वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों के उत्पाद भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, जैसे कि मनुष्य। और वहीं परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीवों से अपना पोषण लेते हैं लेकिन उसको मारते नहीं हैं, जैसे कि हमारे शरीर के ऊपर मच्छर अपना पोषण लेता है, हमारा खून चूसता है लेकिन हमें मारता नहीं है। इसी प्रकार एक अमरबेल नाम का पौधा होता है जो पेड़ के ऊपर रह के उससे पोषण लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है। ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है। और जो तीसरे प्रकार के जो घटक हैं, जैव घटक, वो है अपघटक या फिर अपमार्जक। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो जटिल पदार्थों को तोड़कर व्यर्थ पदार्थों का निपटान करते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अपघटक और अपमार्जक का मुख्य काम यही होता है कि जितनी भी जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थ में बदलना और मिट्टी में मिला देना, ये अपमार्जक या फिर अपघटक का काम होता है। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि उत्पादक जो है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब ये खाना बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो रसोई में जाके खाना बनाते हैं, ये खाना बनाने का प्रोसेस नहीं होता है। खाना बनाने का या अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब ये होता है कि जो पेड़ पौधे या फिर नील हरित शैवाल आपको पानी में देखने को मिलता है, काई जिसको आम भाषा में बोला जाता है, वो भी अपना खाना पौधों की तरह स्वयं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ या भोजन बनाते हैं। आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी हुई है क्लास इसके टर्म 1 में। वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में
ग्लूकोज बनाया जाता है C6H12O6। यहाँ जो ये अभिकारक वाली साइड है, इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये सरल यौगिक होते हैं। वहीं जो ये प्रोडक्ट बना है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, ये एक जटिल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सरल चीज़ों से जटिल पदार्थ बनाते हैं और ये जटिल पदार्थ ही हमारा भोजन कहलाते हैं। तो पेड़ पौधे और जो नील हरित शैवाल हैं वो ये काम करते हैं। वहीं जो अपघटक या अपमार्जक होते हैं, अपघटक या अपमार्जक, वो फिर से इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बनाकर मिट्टी में मिला देते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी पारितंत्र के अंदर जो अपघटक हैं ये हो ही ना, तो वहाँ उस पारितंत्र पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर अपघटक या अपमार्जक नहीं होंगे तो जो वेस्ट है वो मैनेजमेंट नहीं होगा और बहुत सारा कचरा यहाँ पर रह जाएगा। इसलिए अपघटक और अपमार्जक का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे पारितंत्र की जो साइकिल्स हैं वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं और हमारे यहाँ पर कूड़े का ढेर या फिर जो कचरा है उसका मैनेजमेंट होता रहता है। ये उनको गला सड़ा के मिट्टी में मिलाते रहते हैं। लेकिन अगर वो जैव निम्नीकरण है तो जैव निम्नीकरण क्या होता है वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद एक और पारितंत्र है स्पेशल प्रकार का, जिसको हम कहते हैं जल जीवशाला या फिर एक्वेरियम। आपने अक्सर मछलियों के टैंक देखे होंगे। एक मछली का टैंक अपने आप में एक पारितंत्र है, क्योंकि पारितंत्र में क्या होता है, जैव कारक और अजैव कारक या फिर जैव घटक और अजैव घटक होते हैं और मछली के इस टैंक में वो सारे घटक होते हैं। तो इसको भी आप एक पारितंत्र कह सकते हैं। वहीं जो करंटली आपको फोटो दिखाई हुई है, इसके अंदर देखो, आपने अक्सर अगर कोई फिश टैंक देखा होगा तो उसके अंदर एक मशीन लगी हुई होती है जो उसमें बबूले बनाती रहती है। ये जो बबल्स होते हैं उनके माध्यम से ऑक्सीजन उस पानी में सप्लाई की जाती है ताकि जो मछलियां हैं वो ऑक्सीजन का ग्रहण कर सके। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इस फिश टैंक के अंदर ये मशीन ना लगा के अगर जलीय पौधे लगा दूं तो वो जलीय पौधे ही उन मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बना लेंगे। और ऐसे पारितंत्र में जिस पारितंत्र में बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी कुछ है इस टैंक के अंदर है और इस टैंक से बाहर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मछलियाँ अपना पोषण, श्वसन की क्रिया, बाकी सारी क्रियाएं स्वयं इसी के अंदर कर सकती हैं। ऐसा जो पारितंत्र होता है उसको स्वनिर्वाह पारितंत्र कहते हैं। स्वनिर्वाह का मतलब होता है स्व मतलब स्वयं, निर्वाह मतलब अपना काम चलाना और पारितंत्र का मतलब पारितंत्र, मतलब वो खुद से ही अपना काम चलाते रहते हैं, उसको बाहरी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे पारितंत्र को स्वनिर्वाह पारितंत्र कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, क्या हम जिस पारितंत्र में रह रहे हैं क्या हमारे लिए वो स्वनिर्वाह पारितंत्र है? क्या हम ऐसे हैं कि हम अपने आप को बिना किसी की ज़रूरत के हम अपना काम चला लें? जवाब है नहीं, हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारे पास आता है, देखिए भोजन की बात चल रही थी, पारितंत्र की बात चल रही थी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा किस लिए चाहिए होती है? हमें विभिन्न रूटीन के काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। और हमारी सभी प्रकार की ऊर्जाओं का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? सन, सूरज जो होता है, सूर्य, वही हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सूर्य से ऊर्जा कैसे कैसे किस विभिन्न स्तरों पे जाती है उस चीज़ को समझते हैं। और हम एक नई वर्ड सीखेंगे यहाँ पर जिसको कहते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर अक्सर एग्जाम में आता है। देखिए सूरज जो है, सूरज की रोशनी के माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं उनको ऊर्जा मिलती है सूरज से। ये जो पहला स्तर है इसको हम उत्पादक कहते हैं। पहले ही हमने बताया ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। और यह प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, मतलब खाने की आदतों के हिसाब से अगर मैं अलग अलग स्तर बनाऊं तो ये पहला पोषी स्तर बनता है जिसमें उत्पादक आते हैं या फिर स्वपोषी आते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दूसरी ओर जो शाकाहारी जीव हैं, जैसे यहाँ पर एक हिरन को दिखाया गया है, हिरन या फिर जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं और उन्हीं से ही ऊर्जा लेते हैं। इसको हम प्रथम उपभोक्ता या फिर जो पोषी स्तर है वो दूसरा पोषी स्तर कह सकते हैं। दूसरे पोषी स्तर में शाकाहारी जीव आते हैं, क्योंकि खाने की आदतों के हिसाब से स्तर बना रहे हैं। तो पहले वाले में उत्पादक या स्वपोषी, दूसरे वाले में
हम द्वितीय जो पोषी स्तर है उसके अंदर शाकाहारी जीव आते हैं, इनको प्रथम उपभोक्ता कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर तीसरे नंबर पे आते हैं मांसाहारी जीव, जैसे कि शेर को दिखाया हुआ है। ये अपनी एनर्जी की ज़रूरत कहाँ से पूरी करते हैं, ये दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, जैसे शेर जो है वो हिरन को खाता है। इनको हम द्वितीय उपभोक्ता मतलब दूसरे नंबर के उपभोक्ता कह सकते हैं। और पोषी स्तर में यह तीसरे स्तर का पोषी स्तर है, तीसरे नंबर का, और इसके अंदर मांसाहारी जीव आते हैं। वहीं कुछ चौथे स्तर पे कुछ चील और गिद्ध जैसे जीव आते हैं जो किसी भी चीज़ को खा पी के ख़त्म कर देते हैं, उनका निपटान कर देते हैं। यह तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, मतलब तीसरे नंबर के उपभोक्ता। इसके अंदर शीर्ष मांसाहारी आते हैं और यह चौथे स्तर का पोषी स्तर है। तो 4 पोषी स्तर हमारे पास यहाँ पे दिखाए हुए हैं। पहले वाले में हमेशा उत्पादक आते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दूसरे वाले में शाकाहारी आते हैं, तीसरे वाले में मांसाहारी आते हैं और चौथे वाले में शीर्ष मांसाहारी कहा जाता है, मतलब जो बड़े बड़े जीवों को खाते हैं और सिर्फ मांस ही खाते हैं, शीर्ष मांसाहारी कहलाते हैं। ये जो श्रृंखला बनी हुई है इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जहाँ पर एक जीव या पौधे को दूसरे खाते हैं और एक सीरीज बनती जाती है, उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो हमारी इस खाद्य श्रृंखला के अंदर टोटल 4 स्तर हैं। पहला पोषी स्तर उत्पादक के लिए बनता है जो खुद खाना बनाते हैं। दूसरा पोषी स्तर उपभोक्ता के लिए बनता है, पहले उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। इनकी खाने की आदतों के हिसाब से मैंने बताया, ये स्वपोषी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं और ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं। ये विभिन्न पोषी स्तर हैं हमारे पास। इसके बाद जो उत्पादक हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर वाले स्वपोषी होते हैं। जो द्वितीय पोषी स्तर है, दूसरे नंबर का पोषी स्तर, उनमें शाकाहारी जीव होते हैं जैसे कि हिरन। तीसरे स्तर में मांसाहारी होते हैं जैसे कि शेर, और चौथे स्तर में शीर्ष मांसाहारी होते हैं जैसे कि गिद्ध। अब यहाँ पर जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने पर जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, सभी चीज़ों की ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूरज है। सूरज जितनी ऊर्जा देता है, मान लीजिए पहले स्तर पर कोई पौधा है उत्पादक स्तर पर, तो सूरज उसके जितनी भी उसको ऊर्जा दे रहा है उसका केवल 1% हिस्सा, सिर्फ 1% हिस्सा ही उस जीव के खाने वाले जगह पर वो जुड़ता है। मतलब मान लीजिए सूरज ने 100 जूल ऊर्जा दी एक पौधे को, तो उसके अंदर केवल 1 जूल ऊर्जा के बराबर उसके पत्ते या जो बीज या फिर जो फल होते हैं उसके अंदर जाके वो स्टोर होती है। 100 जूल में से 1 जूल उसके अंदर स्टोर होगी। स्टोर होने का अर्थ है कि वो 1 जूल ऊर्जा अगले स्तर के लिए, मतलब प्रथम उपभोक्ता के लिए अवेलेबल होगी, उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। ये 1% मात्रा होती है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, जो सूरज जितनी भी ऊर्जा देता है किसी पौधे को, उसका केवल 1% हिस्सा ही वो खाद्य मात्रा में बदल सकता है और वो खाद्य मात्रा अगले स्तर के लिए, मतलब शाकाहारी के लिए अवेलेबल होती है। तो हम इसके लिए एक कंटिन्यूस उदाहरण बना के चलते हैं, क्योंकि आगे वाले जो स्तर हैं उनमें भी कुछ ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। उसको समझते हुए हम देखते हैं कि मान लीजिए सूरज ने एक पौधे को 10,000 जूल ऊर्जा दी, तो उस पौधे के पास जो स्टोर होती है ऊर्जा वो केवल 100 जूल होती है। मतलब ये 100 जूल ऊर्जा अगले वाले स्तर के लिए अवेलेबल है। इसके बाद जो अगले स्तर पर जो शाकाहारी जीव हैं, मान लीजिए शाकाहारी जीव ने एक पौधे को खा लिया, उस पौधे के पास टोटल 100 जूल ऊर्जा थी, तो उस ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही उसकी खाद्य मात्रा में या फिर जैव मात्रा में जुड़ता है। मतलब उसके मांस के रूप में उसके शरीर में जो हिस्सा जुड़ता है वो केवल 10% होता है। मतलब 100 जूल का 10% हो गया 10 जूल। मतलब जो शाकाहारी जीव है, जैसे कि हिरन था, उसके पास 10 जूल ऊर्जा है जो वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। बाकी की जो 90 जूल ऊर्जा है वो उसके विभिन्न कार्यों में नष्ट हो जाती है, जैसे शरीर के तापमान को मेंटेन करने में, भाग दौड़ करने में, और भी शरीर की जितनी भी एक्टिविटी है उनको पूरा करने में, वो सारी की सारी व्यर्थ या फिर खर्च हो जाती है। केवल 10 जूल ऊर्जा उसके शरीर में जुड़ती है जो अगले स्तर, मतलब मांसाहारी के लिए अवेलेबल होती है।
अब अगले स्तर में भी 10% ऊर्जा ही उसके शरीर में जुड़ती है। मतलब यहाँ पर जो हमने शेर का उदाहरण लिया था, उस शेर के पास इस 10 जूल में से केवल 1 जूल ऊर्जा होगी जो उसके शरीर में जुड़ती है, जो अगले स्तर पर काम आएगी। मतलब ये 1 जूल ऊर्जा अगले स्तर पर जाती है। अगले स्तर पर कौन थे? चील या गिद्ध का उदाहरण दिया था, उनके पास केवल ये फाइनल 1 जूल ऊर्जा आती है और उनके शरीर में भी 10% ऊर्जा जो होती है वो उनके शरीर में ऐड होती है मांस वगैरह के रूप में। मतलब जो लास्ट वाला स्तर है, चौथा पोषी स्तर, उसके पास केवल और केवल 0.1 जूल ऊर्जा होती है जो उसके शरीर में जुड़ती है। मतलब आगे अगर कोई स्तर पे उसको खाए तो उसको इतनी ऊर्जा मिल सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऊर्जा का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब सूरज से ऊर्जा पौधे के पास आई, पौधे से हिरन के पास आई, हिरन से शेर के पास आई और शेर से चील के पास आई, और ये जो ऊर्जा है वो लगातार घटती जाती है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं 10% रूल, 10% नियम होता है। मतलब जो भी ऊर्जा जीव के पास आती है, पेड़ पौधे को छोड़ के जितनी भी ऊर्जा उनके पास आती है उसका केवल 10% हिस्सा उनके शरीर में जुड़ता है जो अगले स्तर पर अवेलेबल होता है। इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से उदाहरण दे दिया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पेड़ पौधे के पास जो ऊर्जा आई उसका केवल 10% हिस्सा ही अगले वाले स्तर पर हिरन के शरीर में जुड़ेगा। हिरन को शेर ने खाया तो शेर के शरीर में उसका भी केवल 10% हिस्सा जुड़ेगा, बाकी का व्यर्थ हो जाएगा दूसरी चीज़ों में। और जो शेर के पास ऊर्जा आई थी उसका भी केवल 10% हिस्सा ही चौथे स्तर पर जाएगा। इस तरह से ऊर्जा का फ्लो होता है इन विभिन्न पोषी स्तरों में। तो यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला तो आपने जान लिया कि विभिन्न जीव विभिन्न जीवों को खाते हैं और इस तरह से एक सीरीज बनती है, उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे थे, उसको हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खा लिया, शेर को गिद्ध ने खा लिया, तो एक सीरीज बन गई। इनको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। लेकिन असल में खाद्य श्रृंखला श्रृंखला ना होकर एक जाल सा बना होता है, क्योंकि एक जीव को ना खा के विभिन्न जीवों को खाता है, इसलिए वो एक जाल सा बन जाता है, जो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को बकरी भी खाती है, चूहे भी खाते हैं, रैबिट भी खाते हैं। अब इनमें क्या है, इसको ये खा लेगा, इसको ये खा लेगा, और इस तरह से देखो अब एक जाल सा बना हुआ है, इसको कहा जाता है खाद्य जाल। खाद्य जाल होता है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती है। खाद्य श्रृंखला को अगर हम और ब्रॉडली देखें तो खाद्य जाल बनता है, खाद्य श्रृंखला अकेली नहीं बन पाती, क्योंकि एक जीव एक से ज़्यादा चीज़ों का सेवन करता है, इसीलिए। इसके बाद जो खाद्य श्रृंखला है उसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अभी पीछे पढ़ा है, उन्हीं को यहाँ पे बस वर्ड्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि केवल 4 पोषी स्तर होते हैं। अब इसका कारण क्या है कि 4 ही पोषी स्तर होते हैं? इसका कारण ये है कि जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाते हैं तो हमने जो 10% रूल पढ़ा है, तो जो ऊर्जा है उसका ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा जो है वो कम बचती रहती है। और हमने जैसा कि लास्ट में देखा था, लास्ट वाले स्तर के पास केवल 0.1 जूल ऊर्जा थी, और ये सिर्फ एक उदाहरण था। मतलब इसके बाद अगर 5वां स्तर हुआ तो 5वें स्तर के लिए उतनी पर्याप्त ऊर्जा अवेलेबल ही नहीं होगी, और अगर ऊर्जा अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पर 5वें स्तर का क्या काम। इसलिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में केवल और केवल 4 पोषी स्तर ही संभव होते हैं। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, मतलब एक ही दिशा में प्रवाह होता है। सूरज से पौधा ऊर्जा ले सकता है, लेकिन सूरज जो है वापस पौधे से ऊर्जा नहीं ले सकता है। इसी तरह से हिरन से ऊर्जा ले सकता है शेर उसको खा के, लेकिन हिरन शेर से ऊर्जा वापस नहीं ले सकता। इसको कहा जाता है एक दिशा में चलना। ये वन वे प्रोसेस है, ऊर्जा का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होता है और वापस वो नहीं जा सकता है। सूरज से पौधा, पौधे से हिरन, हिरन से शेर, शेर से चील। ठीक है, इसको बोला जाता है एक दिशिक होना। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ती जाती है, अतः सबसे ज़्यादा हानिकारक रसायन चौथे पोषी स्तर में पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जिस तरह हमने बताया था कि जैसे जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की कमी आती रहती है। लेकिन वहीं जो हानिकारक रसायन होते हैं इनकी मात्रा बढ़ती जाती है विभिन्न शरीरों में। इसको जैव आवर्धन कहा जाता है। क्योंकि क्यों बढ़ती है? देखिए, हानिकारक जो रसायन होते हैं वो निम्नीकरणीय नहीं होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर उनका निम्नीकरण मतलब वो नहीं टूटते हैं और वो स्टोर होते रहते हैं।
अब जैसे मान लीजिए हमने फसल उगाई, फसल के अंदर हमने कीटनाशक केमिकल्स दवाइयाँ वगैरह छिड़की, फसल जो लगी थी, मान लीजिए गेहूँ बोया था तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर हुई, वो गेहूँ खाया, हमने खाया या भेड़ बकरियों ने खाया, उनको शेर ने खा लिया, फिर उनको चील ने खा लिया, गिद्ध ने खा लिया, विभिन्न स्तरों पर ये जो केमिकल्स होते हैं ये बढ़ते जाते हैं। इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं और जैव आवर्धन कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब जैव आवर्धन का कारण क्या है ये भी पेपर में आ सकता है कई बार। ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हानिकारक रसायन या फिर कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं, मतलब किसी भी स्तर में शामिल होंगे और क्योंकि उनका निम्नीकरण नहीं हो सकता है, वो टूट नहीं सकते हैं, टूटेंगे तो वो मतलब ख़त्म हो जाएंगे लेकिन वो टूट नहीं सकते हैं जैव कारकों द्वारा, इसलिए वो बढ़ते जाते हैं और लास्ट में जो चौथा पोष स्तर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये केमिकल्स होते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो लगभग सभी खाद्य श्रृंखलाओं में मानव जो है वो सबसे शीर्ष पर होता है, और मानव सबसे शीर्ष पर होता है इसका मतलब सबसे ज़्यादा केमिकल्स जो हैं ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। इसके बाद आता है कचरा प्रबंधन। देखिए हम मानव जो है अपनी क्रियाओं से बहुत सारा कचरा कूड़ा जो है वो फैलाते हैं, उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। और प्रबंधन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कचरा है जो हम फैला रहे हैं वो किस किस प्रकार का कचरा है और कैसे कैसे उसका निपटान किया जा सकता है। तो देखिए 2 प्रकार के कचरे होते हैं, एक को कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके, रसोई का कूड़ा, इनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। मतलब गीला कचरा होता है रसोई का कचरा, जैसे कि केले के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, इनका क्या है अगर आप थोड़े दिन इनको मिट्टी में दबा देंगे तो सूक्ष्म जीव इनको तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, फिर कंपोस्ट या फिर खाद बना देते हैं जिनको पौधे पुनः अवशोषित कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जो जैव कारकों द्वारा मतलब जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, खत्म होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसे को कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। वहीं दूसरी ओर होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन। देखिए प्लास्टिक पॉलीथीन जैसी चीज़ें जो हैं वो अपने आप कभी ख़त्म नहीं होती। अपने आप ख़त्म होने का मतलब है उनको जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैव जो कारक होते हैं, वो ख़त्म करके अपघटित करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए और कुछ और तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि उनको जला दिया, लेकिन उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जलाने से ख़त्म हो सकते हैं। मतलब ये निम्नीकरणीय तो है लेकिन अजैव निम्नीकरणीय कहा जाता है, क्योंकि ये जैविक कारकों से अपघटित नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, ये दूसरे कारकों से ख़त्म हो सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। आपने अक्सर डंप यार्ड्स में बहुत सारा प्लास्टिक कूड़ा कचरा ये सब देखा होगा। ये सालों तक 500-600 सालों तक पर्यावरण में बने रहते हैं और इनका अपघटन नहीं होता है। इनसे बचने के लिए हम 3R प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, रिफ्यूज़, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। मतलब दोबारा इस्तेमाल कीजिए, मना कर दीजिए या फिर रिसाइकिल कीजिए। एक चीज़ एक तरह से काम आ गई तो उसको रिसाइकिल करके दूसरे पर्पज़ में काम लीजिए। इस तरह से करके हम इनसे थोड़ा सा बच सकते हैं। ये होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कारक। अब कचरा प्रबंधन में देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि 2 कलर के डस्टबिन लगे हुए होते हैं। एक नीले कलर का डस्टबिन होता है, एक हरे कलर का डस्टबिन होता है। इसका कारण समझाता हूँ। देखिए जो नीले कलर का डस्टबिन होता है उसके अंदर सूखा कूड़ा कचरा डालते हैं, वो वाला कचरा डालते हैं जो अजैव निम्नीकरणीय है, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे पॉलीथीन हो गया, उन सबको डाला जाता है ताकि उसको एकदम से रिसाइकिल किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। वहीं जो गीला कचरा है जैसे कि सब्जी के छिलके, रसोई का कूड़ा, ये सारी चीज़ें इस हरे वाले डस्टबिन में डाले जाते हैं। इनका क्या करते हैं, इनको मिट्टी में दबा के या फिर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सूक्ष्म जीवों से कंपोस्ट खाद वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हम अपना कचरा इसी तरह से डालेंगे तो उनको पुनः दोबारा से अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीले डस्टबिन में सूखा कचरा मतलब वो वाला अजैव निम्नीकरणीय वाला पार्ट, और हरे वाले में जैव निम्नीकरणीय वाली पदार्थ डालते हैं। अब इसके बाद हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ओजोन का नाम आपने अक्सर सुना होगा छोटी क्लासेस में भी। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये ऑक्सीजन का एक अणु होता है
जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और इसका सूत्र होता है O3। लेकिन यह हमारे पर्यावरण में, यहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें नहीं पाया जाता नीचे की ओर। ये एक जहरीली गैस है, लेकिन यह केवल समताप मंडल में बनती है और वहीं पे पाई जाती है। समताप मंडल हमसे हाइट पर है, हम क्षोभ मंडल में रहते हैं और समताप मंडल ऊपर है, वहीं पर यह बनती है और वहीं पे पाई जाती है। इसलिए जहरीले होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे आसपास ये गैस नहीं होती है। और ये बनती कैसे, इस चीज़ का प्रोसेस इस तरह से है। समताप मंडल में जो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस जो हम श्वसन में इस्तेमाल करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है O2। वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उनको अवशोषित कर लेती है, मतलब उनको सोख लेती है। और उनकी ऊर्जा की वजह से ये जो O2 है, O2 ये टूटकर O+O में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये वापस से ऑक्सीजन परमाणु बन जाता है। और वहाँ जो बची हुई O2 है उसके साथ ये ऑक्सीजन परमाणु मिलकर O3 बनाते हैं, और यही ओजोन गैस है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो अल्ट्रावायलेट रे है, या फिर मैं कहूँ पराबैंगनी किरण है, ये अवशोषित हो जाती है और इससे हमारा बड़ा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इस प्रक्रिया में पराबैंगनी किरणें अवशोषित हो जाती हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो किरणें हमारे लिए हानिकारक हैं। अगर वो वहाँ पर अवशोषित ना होके पृथ्वी तक पहुँच जाएं तो हमें स्किन कैंसर, त्वचा के कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं। इसलिए इसका अवशोषित हो जाना अच्छा है। और ये अवशोषित होने का जो काम है वो कौन करता है? ओजोन परत करती है। समताप मंडल में एक पूरी परत बनी हुई है जिसको ओजोन परत कहते हैं, वो इस पूरी अल्ट्रावायलेट को अपने अंदर कैप्चर कर लेती है, जिससे हम इन किरणों से बच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये ओजोन लेयर, ये जो है ये ओजोन लेयर है जो यहाँ पृथ्वी के चारों ओर दिखाई गई है, ये उसको पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती और हम बहुत सारी बीमारी जैसे त्वचा के कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन हमारे मानवीय क्रियाकलापों से इस ओजोन लेयर में एक छेद हो गया है अंटार्कटिक के ऊपर। अब ये छेद होने का क्या कारण है? देखिए, CFC, सबसे नीचे देखिए CFC, जिसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है जो ओजोन के लिए हानिकारक है, और ओजोन के अंदर जो छिद्र हुआ है वो इसी के कारण हुआ है। ये जो CFC है ये शीतलन और अग्निशामक में इस्तेमाल की जाती है। शीतलन मतलब जैसे हमारे फ्रिज बनते हैं, फ्रिज ठंडा करने का काम करते थे, उसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होती थी पुराने टाइम में वो CFC गैस इस्तेमाल होती थी। वहीं जो आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं जिनको अग्निशामक कहा जाता है, उनके अंदर भी CFC गैस का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो यहाँ पर साइड में सिलेंडर दिखाए हुए हैं ये शीतलन वाले सिलेंडर हैं। लेकिन 1980 के बाद और 1987 में कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा कि अब जो फ्रिज बनेंगे आगे से वो बिना CFC के बनेंगे, किसी और गैस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ओजोन लेयर जो है उससे उसको हानि पहुंच रही है। देखिए, ओजोन एक जहरीली गैस है। इस ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। ओजोन एक जहरीली गैस है जो केवल समताप मंडल में पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि जहरीली होने के बावजूद भी हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे जो हमारा वायुमंडल है उसके जिस पार्ट में हम रहते हैं वहाँ पर ये गैस पाई ही नहीं जाती, तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से सुरक्षा करती है, वो वहीं पे उसको अवशोषित कर लेती है। कैसे अवशोषित कर लेती है मैंने आपको बता दिया। पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को त्वचा का कैंसर हो सकता है। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और 1987 में UNEP, मैंने बोला था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है UNEP, जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी जितनी भी विनिर्माण कंपनियां हैं उनको बोला कि जितने भी फ्रिज वगैरह आप बनाते हैं वो बिना CFC के बनाइए, किसी और गैस का इस्तेमाल कीजिए। अगर हम इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, वायु प्रदूषण पे भी रोक लगा देते हैं और CFC के को मिनिमाइज़ कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं, तो ओजोन लेयर अपने आप को खुद से रिपेयर कर सकती है। ओजोन परत अपने आप को खुद से रिपेयर करती है, इसका सबूत आपके सामने है। ये कुछ टाइम पहले की पिक्चर है और ये आजकल की पिक्चर है। ओजोन लेयर में जो छिद्र था जो नीले कलर में दिखाया हुआ है ये अब काफ़ी छोटा हो गया है पहले से, क्योंकि ओजोन लेयर खुद को अपने आप को रिपेयर करती है। कारण क्या है कि ओजोन लेयर को हम इंसानों ने नहीं बनाया था,
प्रकृति ने अपने आप बनाया समताप मंडल के अंदर, उन्होंने ऑक्सीजन ने पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया, उनसे ओजोन लेयर बन गई। तो अगर हम अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, CFC को कंट्रोल करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करेंगे और प्रदूषण को भी कंट्रोल करेंगे, तो ओजोन लेयर खुद को अपने आप को रिपेयर कर लेगी, हील कर लेगी और हम फिर से सुरक्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।